नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें चौथे टेस्ट के 2 पार्ट को आप लोगों ने देख लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से आप तीसरा पार्ट देखेंगे और ये चौथे टेस्ट का अंतिम पार्ट होगा और इसके बाद आप लोग 4 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है वो अभी ज्वाइन किए हैं चैनल को, वो प्ले लिस्ट में जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स की एक प्रतिष्ठित पत्रिका लॉन्च हो गई है, इसलिए अब हम लोगों का ये दायित्व होगा कि करंट अफेयर्स और जो ट्रेडिशनल प्रश्न है इस टेस्ट के माध्यम से उन पर एक समन्वय स्थापित करते हुए कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में माल और सेवा कर क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया? ये जो टैक्स क्रेडिट है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सीबीआईसी। इसने वस्तु और सेवा कर के जो फील्ड अधिकारी है उनको उनके द्वारा जो टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध किए जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस तरह का अवरोध अगर भौतिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल संदेह के आधार पर। ठीक है, अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो ये एक ऐसा कर होता है जिसका भुगतान एक व्यवसाय के द्वारा खरीद के समय में कर दिया जाता है और जब उसकी बिक्री करता है तो वह अपने करदेता को कम करने के लिए इसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यानी 101 का यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात के केंद्र में धरातली हवाएं अंदर की ओर सर्पीलाकार गमन करती हैं। अब आइए जरा चक्रवात को समझ लीजिए, तब जाके ये इस टेक्निकल पार्ट को आप समझेंगे। चक्रवात को एक आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये एक हवाओं का ऐसा परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र होता है जिसमें केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और अगर आप बाहरी यानी परिधि के क्षेत्र में देखेंगे तो उच्च वायुदाब होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसे आप चक्रवात कहेंगे। इसके कारण हवाएं जो हैं वो परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की चलने की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त हो जाती है और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में होगी यानी दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा जो चक्रवात होते हैं इनकी आकृति साधारणतया गोलाकार, अंडाकार और या तो वी आकार की होती है। ठीक है, इतनी बात को आपको चक्रवात के बारे में जानना चाहिए। यहां हमने एक शब्द का प्रयोग किया है कि निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब को अगर आपको समझना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब बहुत अत्यधिक ताप होता है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वहां पर एक स्पेस हो जाता है, उसको कवर करने के लिए अगल बगल की हवाएं वहां आकर्षित होती हैं, यानी जो ये स्पेस हुआ इसे ही हम लोग कहते हैं कि यहां पर निम्न वायुदाब की पेटी। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप विषुवती वृत्त के पास जो निम्न वायुदाब की कटिबंध है जो कि 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण है, ये आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर वर्ष भर सूर्य सीधा लंबवत रहता है और वहां तापमान अत्यधिक रहती है। ठीक है, तो इससे आपको रिलेट कर रहे होंगे। अब आइए जरा कथन को, अब इस व्याख्या से कथन को सेटिस्फाई करते हैं। चक्रवात के केंद्र में धरातली हवाएं अंदर की ओर सर्पीलाकार गमन करती हैं। चक्रवात बिल्कुल सही है, यही अभी एक्सप्लेन में आपने समझा। दूसरा कहा है कि वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, यानी यहां पर दोनों कथन सही है। ठीक है, अभी हमने बताया कि परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ती है, यानी 102 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक है, तो हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। पहले आप जरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखिए। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये अफ्रीका भूमि का सबसे सुदूर पूर्वी विस्तार है। ठीक है, कैसा पूर्वी विस्तार है और इस क्षेत्र में वह शामिल है जिसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया के देशों का ठिकाना है। इनकी संस्कृति उनके लंबे इतिहास से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस प्रकार 103 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए, अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देखें तो इसे सोमाली प्रायद्वीप भी कहा जाता है और अफ्रीका मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में ये स्थित है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका भूमध्य रेखा और कर्क रेखा से के समान दूरी पर है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा और 103 का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखिए, कर है 104, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला कर है कि ये वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को लागू करने की नोडल एजेंसी है, ये कथन सही। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश है, तो यहां पर यह भी कथन सही है, यानी 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर एक बात और समझिए, अब देखिए यहीं पर आपको करंट से कोरिलेट करना है। देखिए यही मैं इसी समन्वय की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में एक कैरिबियाई राष्ट्र है जिसका नाम क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुडा।
ठीक है, एक ही नाम है, एंटीगुआ और बारबुडा। ये 102वां सदस्य बन गया किसका, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ये अपडेट कर लीजिए। दूसरी बात, यदि हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो ये गठबंधन जो है ये एक अंतर सरकारी गठबंधन है और ये भारतीय पहल पर है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में पेरिस में इसको शुरू किया था। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। इतनी बात को आपको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानना ही चाहिए। यानी यहां पर 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि पंचम दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में कहां किया गया, कहां आयोजित हुआ। अभी कल ही जब हमने घटना चक्र के करंट अफेयर्स को कवर किया है तो उसी में इस बात का एक्सप्लेन किया गया कि पंचम दीपोत्सव कहां हुआ, अयोध्या में हुआ। और याद रखिएगा ये पंचम है यानी पांचवा है, तो स्टार्ट कब से हुआ, 2017 से। ये भी पूछा जा सकता है। कहां पर होता है, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, छोटी दीपावली के दिन। और इस बार क्या हुआ, इस बार वहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यदि टोटल संख्या में देखा जाए तो 11,90,000 दीप जलाए गए, लेकिन अगर 9,54,000 जलते दीपों के साथ इस रिकॉर्ड को कायम किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो उसको तुरंत कोरिलेट कर लीजिए। 105 का सही जवाब हो जाएगा डी। 106 देखिए, करेक्ट, कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं उनको राज्य के साथ आपको सुमेलित करना है। जैसे पहला दिया है सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है, नागालैंड। यानी ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध उत्तर प्रदेश से है, यानी आप बी को चौथे के साथ कर देंगे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। तीसरा देखिए जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो जलदापाड़ा अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, यानी सी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। अंतिम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, यानी आप डी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। यहां अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। तो याद रखिएगा कि ये रेखा जो है ये कोरियाई प्रायद्वीप को लगभग आधे हिस्से में विभाजित करती है। और ये जो 38 अंश जो नॉर्थ की अक्षांश रेखा है इसी का लोकप्रिय नाम क्या है, 38वीं समानांतर रेखा। और ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का सीमांकन करता है। यानी 107 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था पैट्स डैम सम्मेलन, जुलाई 1945 में। और अमेरिकी सैन्य योजनाओं के द्वारा एक सेना सीमा रेखा के रूप में इस रेखा का चयन किया गया था जिसके उत्तर में यूएसएसआर है। ठीक है, इस प्रकार जो प्रश्न में पूछा गया कि 38वीं समानांतर रेखा, तो सी जवाब हो जाएगा आपका सही। आगे देखिए 108, करा निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है। तो याद रखिए जब आप कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर के पहले कुछ विशेषताओं को देख लीजिए। जैसे अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, पहली बात। दूसरी बात कि यूरोप और एशिया के संगम पर पश्चिम में काकेकस पर्वत और पूर्व में मध्य एशिया की स्टेपी के साथ ये स्थित है, दूसरी बात। तीसरी बात कि रूस के साथ इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में बनती है, वहीं पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से लगती है। आपने एरिया भी देख लिया, यानी यहां किस किस से लग रही है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर अजरबैजान के साथ सीमा लग रही है, रूस के साथ लग रही है, ईरान के साथ लग रही है, लेकिन ताजिकिस्तान के साथ नहीं लग रही है। 108 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 109, करा निम्नलिखित में से किन पद्धतियों से पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है पृथ्वी पर वो 3 पद्धति होती है। पहली सूक्ष्म जीवों द्वारा, कौन कौन से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, यानी नील हरित शैवाल हमारे विकल्प में है, यानी ये सही है। दूसरा है मनुष्य द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे उर्वरक कारखानों से, तो यानी उर्वरक हो गया, ये भी है। और तीसरा है वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे जो गरज और प्रकाश जो होता है एक सीमा पर, यानी कि यहां पर तीनों चीजें जो हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लाभदायक है। यानी कि आपका 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जिसमें ये तीनों सही हो, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 110 देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यदि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो अभी हाल ही में मतलब करंट सही माना जाएगा कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में एक जगह है जिसका नाम है करवल खीरी, यहां पर 341 मीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये 6 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी से होते हुए और कहां जाती है, लखनऊ तक। और इस बीच में वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, 9 जिलों से, यानी 110 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब वो 9 जिले कौन कौन से हैं, तो अगर हम लखनऊ से चलें तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़
मऊ, गाजीपुर, ठीक है, यानी ये 9 जिले। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और इसको गोरखपुर से भी लिंक किया जा रहा है, वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के द्वारा लिंक किया जा रहा है, ठीक है, यानी 110 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, 9 जिले, ठीक है। अब 111 देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। अब देखिए लॉजिस्टिक रैंकिंग में ये आप पढ़ चुके हैं, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा इस बार मिला है, तो उसको ये 6वां स्थान मिला है, ठीक है। अब देखिए कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट्स को क्या कहते हैं, लीड्स। इसका फुल फॉर्म लीड्स का क्या होता है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, यानी कि जो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, तो इस नाम से लीड्स रिपोर्ट जारी हुई। अब जरा इसमें कुछ और भी तथ्य देख लीजिए कि इसमें अगर आप ये पूछेंगे कि 21 राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, तो आपका जवाब होगा गुजरात, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। और शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 6वां है, ठीक है, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। और पिछली बार 13 था, ये 13 से 6वें पे छलांग लगा है, यानी कितने स्थान की छलांग है, 7 स्थान की, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। 111 का सही जवाब होगा बी। 112 देखिए, कह रहा है कुछ कथन है उसको वेरीफाई करिए। पहला कथन कर रहा है कि मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं, पहली बात तो ओस को समझ लीजिए। ये ओस की बूंदें जो हैं, ये ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से जल की बूंदें ओस बनती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जब तापमान ओसांग के नीचे चला जाता है, ठीक है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब यहां कह रहा है मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें, जब मेघ के मौसम में जब बादलों से परावर्तित हो जाती हैं, कौन, स्थलीय विकिरण, यानी जो स्थलीय विकिरण ऊपर जाती हैं वो बादलों से परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर आ जाएंगी और ये ग्रीन हाउस गैस के निर्माण हो जाता है इससे, और उसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह का तापमान क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, और ये ओस निर्माण के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है। इसीलिए मेघाच्छादित रातों में ओस की बूंदें नहीं बनती। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात कर रहा है कारण में कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब यहां पर वाष्पीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला समझ लीजिए तापमान है। तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, कैसे, मैंने अगर तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। वहीं पर सतह क्षेत्र, यानी जिस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, अगर जैसे जैसे सतह क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है, ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आर्द्रता की बात करेंगे तो आर्द्रता में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर कम होती है। अब देखिए जरा इसको कैसे समझेंगे। अभी आपने कहा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ेगी, यानी कि उसमें जल की मात्रा आ गई उस हवा में, वायु में। जब जल की मात्रा उस वायु में आ जाएगी तो वो भारी हो जाएगी, तो वो वाष्पीकृत कैसे होगी, वो तो और नीचे बैठेगी ना। इसका मतलब आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। इस तरह से कोरिलेट करें आप। अगला दिया है हवा की गति। हवा की गति में वृद्धि से वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, बात सही है। अब देखिए हवा की गति वृद्धि कब होगी, ऐसे ही कोरिलेट कर लीजिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से। हवा में वृद्धि तब होगी गति में जब वो हल्की होगी। हल्की होगी का मतलब है कि आर्द्रता नहीं होगी, तब वो वाष्पीकरण होगा। अगर मान लीजिए कि कोई भारी चीज है तो वो गति में उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी कोरिलेट कर लेंगे अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, तब भी आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कथन और कारण इंडिविजुअल तो सही है, लेकिन इनके व्यवहार में कोई कोरिलेशन ही नहीं स्टेब्लिश है, यानी यहाँ पर ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो आपका जवाब होगा बैरोमीटर, यानी 113 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। और एक बात और याद रखिएगा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है, तो जरा दाब के संदर्भ में भी समझ लीजिए कि तापमान का और दाब का भी विपरीत संबंध होता है, ठीक है। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान के कारण पृथ्वी पर दबाव जो है सबसे कम होता है, और ऊंचाई पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तापमान और दाब कम होता जाता है, ठीक है। इन बातों को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वायुदाब का वितरण जो है तापमान और अन्य गतिक कारणों के द्वारा भी प्रभावित होता है। अब गतिक कारण कौन है, जैसे पृथ्वी का घूर्णन हो गया, जलवाष्प हो गया, ऊंचाई हो गया, ये कारण वायुदाब को भी परिवर्तित करते हैं। 113 का सही जवाब हो जाएगा ए। 114 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, निम्बो स्टेटस, ठीक है। ये जो निम्बो स्टेटस काले होते हैं ये धूसर और आकृति विहीन बादल होते हैं, ठीक है। और ये सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त मोटी होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो निम्बो स्टेटस बादल हैं ये पृथ्वी सतह से बहुत नजदीक होते हैं और लगातार वर्षा करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। 114 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला देखिए 115, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई? तो आपका सही जवाब होगा 735 पेयजल परियोजनाओं को। किन क्षेत्र में? विंध्य और बुंदेलखंड इलाकों में पाइप से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए 735 परियोजनाएं। अब देखिए यहां पर कल के करंट अफेयर्स में ये उसमें नहीं था, लेकिन इस टेस्ट पेपर में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का अध्ययन निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि एक पत्रिका सारी फैक्ट कवर कर ले ये संभव ही नहीं है। इसलिए विविध जो प्रतिष्ठित हो, जिसमें गलतियां ना हो, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। 115 का सही जवाब होगा सी, 735। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर का निर्माण किया और हाल ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया? ये कल आपने पढ़ा वहां पे। क्या है ये जो कंपोजिट सिलेंडर है? ये 1 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। दूसरी बात यह है कि ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IOCL कहते हैं। और इंडियन एजेंसी द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में इसको घर घर पहुंचाने की योजना भी है। देखिए, इन शहरों का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ये कंपोजिट सिलेंडर योजना के द्वारा इंडियन द्वारा घर घर पहुंचाने की योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको करें। तो देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। जैसे लखनऊ है, लखनऊ राजधानी है, यहां तो जाएगा ही। गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का इलाका है, वहां तो होगा ही। वाराणसी प्रधानमंत्री का इलाका, यहां होगा ही। अब रही बात प्रयागराज की, प्रयागराज में लड़के बहुत रहते हैं, तो बेचारे पारदर्शी रहेगा तो ये देख लेंगे कि कहीं सिलेंडर में गैस की चोरी तो नहीं हुई। यही स्थिति कानपुर की है, वहां पे भी बच्चे हैं। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स से आप जिलों को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर 116 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए 117, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वे भूकंप जिनका केंद्र 240 किलोमीटर से 670 किलोमीटर गहराई पर होता है उनको विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि विवर्तनिक भूकंप क्या होता है। विवर्तनिक भूकंप जो होता है ये भ्रंश गतिविधियों के कारण, शैलखंडों के विस्थापन के कारण होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखना हो तो विवर्तनिक भूकंप जो होते हैं ये सबसे आम भूकंप है। जैसे 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि इसका केंद्र 240 से 670 किलोमीटर की गहराई पर होगा। ठीक है, ये कौन सा भूकंप होता है? तो ये होता है पाताली भूकंप। ठीक है, ये यहां पर विवर्तनिक भूकंप की जगह पे पातालिक भूकंप होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, परिधि प्रशांत पेटी में दुनिया के कुल भूकंपों का 65% हिस्सा होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो परिधि प्रशांत पेटी है ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में और पूर्वी एशिया के तटीय हाशिए पर ये उसमें शामिल है। ठीक है, यानी 117 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि कथन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपका पहला कथन सही नहीं है, यानी यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 118, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता की समस्या से जुड़ा होता है? तो याद रखिएगा, ये अब जरा प्रश्न समझ लीजिए। अगर मान लीजिए प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का अनुपलब्धता समस्या से जुड़ा है, यानी कह रहा है कि ऐसा क्या चीज है जो प्रौद्योगिकी के न होने के कारण आप उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टॉक। जरा इसको समझ लीजिए कि पर्यावरण में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को के लिए जरूरी हैं, लेकिन मानव के पास उनकी पहुंच उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझने के लिए मानव के पास अभी तकनीक नहीं है। ऐसी वस्तुओं को स्टॉक में शामिल किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे पानी है, पानी दो गैसों से बनी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा की समृद्धि के स्रोत के तौर पर जाना जा सकता है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन तकनीक को विकसित करने के लिए तकनीकी उपलब्ध नहीं है, तो इसको स्टॉक माना जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 118 का सही जवाब होगा सी। 119 देख लीजिए, कह रहा है भारत के भू भाग पर लगभग कितने क्षेत्र पर मैदानी है? तो याद रखिएगा कि भारत में मैदानी इलाका 43% पे, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पर्वतीय हिस्से की तो 30% इलाके पर, अगर हम बात करें पठारी की तो 27% पे। तो आपको ये तीनों चीज दिख गई, यानी कि अगर पूछेगा कि मैदानी तो 43%, अगर पूछा पर्वतीय तो 30%, पठारी पूछा तो 27। 119 का सही जवाब होगा ए। 120 देख लीजिए, बटेश्वर पशु मेला कहां पर आयोजित होगा? ये भी आपने कल देखा। 120 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, आगरा में देखा। और ये क्या है? पशु मेला है, यानी 120 का ए आंसर। 121 देखिए, 121 कह रहा है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये वाराणसी में आयोजित किया गया था, ये भी आपने कल पढ़ा। और वाराणसी में कहां आयोजित किया गया था? तो दीनदयाल उपाध्याय संकुल में आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी 121 का जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछे कि कब किया गया था तो 13 और 14 नवंबर के। दूसरी बात कि इसका उद्घाटन 13 नवंबर को अमित शाह द्वारा किया गया था।
और इस सम्मेलन का उद्देश्य पूछे तो राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। यानी 121 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 122 देख लीजिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो करा दक्षिणी गोलार्ध में पवने दक्षिणावर्त चलती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? पृथ्वी की सतह के पास जो क्षैतिज हवाएं हैं वो 3 बलों के कारण प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो दाब प्रवणता बल, दूसरा घर्षण बल और तीसरा है कोरियोलिसिस बल, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर यानी कि घड़ी की दिशा में, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी घड़ी के विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दक्षिण गोलार्ध में यहां पर बाईं ओर लिखना चाहिए था, यानी घड़ी के विपरीत। अगला करा पवनों की दिशा कोरियोलिसिस बल से नियंत्रण होती है। अभी हमने आपको इसको डिटेल कर दिया है। 122 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। यानी यहां पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए 123, करा निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्त वर्षा की परिघटना पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा इटली। 123 का सही जवाब होगा ए। अब जरा समझिए कि यह रक्त वर्षा कैसी होती है। सिरोको एक गर्म और शुष्क धूल भरी हवा है जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहती है, और यह हवा लाल रेत अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और जब लाल बालू वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरती है तो इसी को रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक है। और आज का 123 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, ज्वालामुखी लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा कि पैठिक लावा आयरन से भरपूर होता है लेकिन इसमें सिलिका की कमी होती है। जरा लावा को, ये ज्वालामुखी लावा और ये पैठिक लावा, ये क्या चीज है? तो जरा समझ लीजिए। अगर आप लावा के प्रकार को देखें तो एक होता है पैठिक लावा। यहां जरा पैठिक लावा के बारे में समझिए। ये जो पैठिक लावा होता है ये अत्यधिक तरल होता है और बेसाल्ट की तरह ये गहरे रंग का होता है। दूसरी बात कि पैठिक लावा में लोहा और मैग्नीशियम समृद्ध होता है लेकिन सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसमें पतली चादर के तौर पर ये पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसका मतलब है कि इसकी ऊंचाई भी कम हो जाएगी फिर, और मंद ढाल वाले ये शंकु का निर्माण करते हैं। यानी ये आपने पैठिक लावा देख लिया। दूसरा है अम्लीय लावा। ये अम्लीय लावा जो होते हैं ये इनका उच्च गलनांक के साथ ये अत्यधिक चिपचिपे होते हैं, हल्के रंग के होते हैं और कम घनत्व होता है, और इसमें सिलिका जो है ये प्रतिशत के आधार पर इसमें अधिक होता है, और ये एक शंकु बनाता है और ढलान इसका कम होता है, ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कह रहा है कि अम्लीय लावा कम घनत्व का और उच्च गलनांक का होता है। यानी 124 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो आपका सही जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब इन 12 जिलों में से कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो 12 जिलों में मेरठ है, हापुड़ है, बुंदेलखंड है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है, ठीक है। इसका मतलब इन 12 जिलों में है, उनमें ये कौन सा नहीं शामिल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। ये सभी चारों गंगा एक्सप्रेसवे में शामिल है। अब जरा ये देखिए कि ये कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा। तो जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ में स्टार्ट होगा। एक जगह नाम है गांव का बिजौली, वहां से स्टार्ट होगा। वहां पर ये NH 334 से स्टार्ट होगा और प्रयागराज में बाईपास पर NH 19 पर प्रयागराज में एक जगह है जिसका नाम है जुदापुर डांडू गांव। इस जुदापुर डांडू गांव में ये खत्म होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई क्या होगी तो आपका जवाब होगा 594 किलोमीटर। इतनी बात को आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहिए। 125 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मैं आपको पिछले टेस्ट में एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उसमें एक्सप्लेन करते हुए जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बताया था। जरा समझ लीजिए कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये मिट्टी हिमालय से जो 3 नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके निक्षेपित से ये मिट्टी बनती है उत्तर के मैदानी इलाकों में, ठीक है। और इनका प्रभाव भी ज्यादा इस जलोढ़ मिट्टी का उत्तर के मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये मिट्टी सकरे गलियारे के तौर पर राजस्थान और गुजरात में भी फैली हुई है। साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं में भी पाई जाती है। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। दूसरी बात, अगर इसकी उपजाऊ के बारे में देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी समग्र तौर पर एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोटास और फास्फोरिक एसिड, चूना, ये पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिसके कारण गन्ना, धान, गेहूं और दलहनी फसलें इसमें आसानी से उगाई जा सकती है, ठीक है। अब आइए जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी अनाज और दलहनी फसल की खेती के लिए आदर्श है। बिल्कुल सही बात है। जलोढ़ मिट्टी को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वन का वातावरण विश्व में सर्वाधिक है?
यानी वनावरण, यानी किस वन का वनावरण विश्व में सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब होगा समशीतोष्ण शंकुधारी वन जो है ये विश्व में अधिकतम प्रतिशत पर है। दूसरी बात कि ये जो शीतोष्ण शंकुधारी वन है मुख्य तौर पर उच्च अक्षांशीय इलाकों में पाए जाते हैं। यानी 127 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समशीतोष्ण शंकुधारी वन वनावरण जो है इसका विश्व में सर्वाधिक है। 127 का ए। 128 देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखिएगा, यदि आप जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु मुख्यतः जो होती है वो अक्षांश के आधार पर होती है। यानी 128 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि खड्डे या नाले का कटाव अपर्दन जो होता है ये किसके कारण होता है? तो यहां आपका सही जवाब हो जाएगा ये इस प्रकार का कटाव जो है पानी के द्वारा। आपने पढ़ा होगा कि अवनालिका अपर्दन के लिए चंबल नदी, ठीक है, यानी पानी से वो होता है, तो उसको भी कोरिलेट कर सकते हैं कि ये कह रहा है कि गड्ढे, खड्डे और नाले का कटाव जो अपर्दन है वो किसके कारण? तो पानी के कारण। 129 का सही जवाब हो जाएगा सी। 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IIPS, जो कहां पर है? मुंबई में। इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। याद रखिएगा कि 24 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां रिपोर्ट जारी हुई। इसमें उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में एक उल्लेखनीय सुधार देखा गया और वही प्रजनन दर जो है वो 2.7 के मुकाबले घटकर 2.4 हो गई है। इतनी बात को आपको इसमें इसके साथ को रिलेट करके देखना होगा। 130 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अब जरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको समझ लीजिए। जैसे अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गरीबी वाले मामले में कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा तीसरा स्थान है। पहला और दूसरा फिर किसका है? तो पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत आबादी कुपोषित है? तो आप बताएंगे 44.4%, जबकि सिक्किम में सबसे कम कुपोषित होते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की बात करें तो ये सबसे गरीब जिला है। इसके बाद बहराइच का नाम आता है, फिर बलरामपुर आता है, लेकिन सबसे गरीब पूछा जाए तो श्रावस्ती। और वहीं अगर सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे कम गरीब वाला जिला तो आपका जवाब होगा लखनऊ। इतनी बातों को आप इसके साथ कोरिलेट करके देखेंगे। और 131 में पूछा गया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो वो नीति आयोग द्वारा जारी होगा। ए आंसर यहां पर सही हो जाएगा। 132 देख लीजिए, जहां तक वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को सबसे बहुमूल्य माना जाता है? यानी उसको मूल्यवान माना जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। अब ये आरक्षित वन क्या होते हैं? कुल वन भूमि के आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। जहां तक वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, आरक्षित वन को सबसे मूल्यवान श्रेणी में रखा गया। दूसरी बात कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि संरक्षित वन क्या होता है, तो ये कुल भाग में 1/3 हिस्सेदारी इनकी है, ठीक है। और ये भूमि जो है ये इस प्रकार की भूमि छीड़ता जो होती है वो बहुत कम होती है और ये सुरक्षित माने जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अवर्गीकृत वन। जो अवर्गीकृत वन होते हैं ये वन और बंजर भूमि इसमें शामिल है, जो कि सरकारी और निजी व्यक्तियों और समुदाय दोनों के से संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार आपने वनों का वर्गीकरण भी देख लिया। 132 का सही जवाब होगा ए आरक्षित। अगला देखिए, 133 करा कि बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आपका जवाब होगा जॉर्ज लेमेंट्रे द्वारा। यानी यहाँ पर 133 का सही जवाब क्या होगा? सी। अब ये बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत क्या है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ये बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जॉर्ज लेमेंट्रे के बाद 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। दूसरी बात कि इस सिद्धांत में बताया गया कि 15 अरब वर्ष पहले पूरे ब्रह्मांड में एक गर्म और सघे घने बिंदुओं का एक केंद्र था और यहाँ पर उच्च सांद्रता के कारण अचानक इसमें विस्फोट हो गया। इसी को नाम दिया गया बिग बैंग। दूसरी बात कि इसके द्वारा बहुत जब अलग हुआ, विस्फोट हुआ, तो कई सारी आकाशगंगाएं बनी। उसी में आकाशगंगा में हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी है। आकाशगंगा मिल्की वे है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। 133 का सही जवाब होगा सी। 134 देख लीजिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में शामिल कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सरकार और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयास से, ठीक है। यानी जो सरकार है और स्थानीय समुदाय है इनके संयुक्त प्रयास से भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया गया। अब जरा इसका उदाहरण समझ लीजिए कि 1988 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में यह आया और उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया, यानी स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया गया, ठीक है। यानी इस प्रकार 134 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 135 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला
पहला राज्य बन गया है, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री महोदय ने जेवर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी और ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। इसके पहले भारत में केवल मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, उसके बाद कुशीनगर में हुआ और फिर अयोध्या में इस समय निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाएंगी। इस प्रकार भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी 135 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपका। 136 देख लीजिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ज्वार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है और ये जो है ये वर्षा पोषित यानी वर्षा आधारित फसल है। यानी जहां पर नम ज्यादा होता है वहां इसे उगाया जाता है और इसको सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसका उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। इस प्रकार 136 का सही जवाब होगा ए। 137 देख लीजिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कृषि हेतु केचुए लाभदायक माने जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि वे मिट्टी को तोड़कर नरम बनाते हैं, ये भी बात सही है। यानी 137 का सही जवाब होगा सी। जरा केचुए की देख लीजिए कि केचुआ मिट्टी के निर्माण और उसकी उपयोग उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देता है, इसीलिए इसको पारिस्थितिक तंत्र का अभियंता भी कहा जाता है। दूसरी बात कि ये मिट्टी में छोटे छिद्र का निर्माण कर देता है जिससे पानी और ऑक्सीजन प्रवेश करे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाए। दूसरी बात यह है कि केचुआ का कचरा मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये भी बात याद रखिएगा। इस प्रकार 137 का सही जवाब होगा सी। 138 देख लीजिए, तिब्बत का पठार किसका उदाहरण है? तो जो तिब्बत का पठार है, ये यहाँ पर जो पठार है ना, ये 2 भागों में है। एक होता है विच्छेदित पठार और एक होता है ज्वालामुखी पठार। जरा दोनों को समझ लीजिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जो विच्छेदित पठार होता है ये भूपपड़ी के ऊपर की ओर गति के परिणाम स्वरूप विच्छेदित पठार बनता है। ये माने ये जो प्लेट विवर्तन की जो धीमी तरीके से टक्कर होती है, इसमें ये इसका उत्थान होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझें तो कोलोराडो पठार अमेरिका का और ये तिब्बत का पठार ये भी विच्छेदित पठार है। इस प्रकार हमारा 138 का सही जवाब क्या होगा? बी। वहीं अगर हम ज्वालामुखी पठार की बात करें तो ये कई छोटे छोटे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इनका निर्माण होता है। जैसे उत्तर पश्चिम में आप संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार देखेंगे या आप दक्कन का पठार देखें तब भी इसी ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। अगर हम तिब्बत के पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, इसीलिए इसको दुनिया का छत भी कहा जाता है। और ये इसका निर्माण जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण हुआ। ठीक है, तो अब और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने अभी बताया था कि प्लेट विवर्तनिकी की धीमी टक्कर के कारण विच्छेदित पठार का निर्माण होता है। अब दूसरी बात यह है कि जो तिब्बत का पठार है इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो कुनलुन श्रेणी है और पश्चिम में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इतनी बातों को आपको याद रखना चाहिए। 138 का सही जवाब हो जाएगा बी। 139 देख लीजिए, कह जब 2 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जब 2 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अगर वहीं पर यानी हिंदी में इसको कहते हैं अंतर फसल। अगर वहीं पर हम दोहरी फसल की बात करें तो उसमें एक फसली वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही स्थान पर उगाई जाती हैं। यदि हम मिश्रित खेती की बात करें तो जब हम खाद्य फसलों के साथ साथ चारा फसल भी उगाएं यानी पशुधन का भी पालन पोषण करें तो इसी को हम कहते हैं मिश्रित खेती। और नगदी खेती आप जानते ही हैं कि नगदी खेती ऐसी फसल हो जो लाभ के उद्देश्य से हो। यानी 139 का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 140 देखिए, नवंबर 2021 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ। पूछ रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्ती। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, तब भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हुआ और 2021 में इस अभ्यास के 30 साल पूरे हो गए। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा दोस्ती के संदर्भ में। अगर हम भारत और श्रीलंका के बीच में अन्य अभ्यास की बात करें तो अभ्यास मित्र शक्ति है, स्लिनेक्स का नौसैन्य अभ्यास है। अगर हम भारत और मालदीव के बीच में बात करें तो अभ्यास एक्वेरिन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार आपका 140 का सही जवाब हो जाएगा ए, दोस्ती सैन्य अभ्यास। ठीक है, अगला देखिए 141, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य SDG में शहरी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो आपका सही जवाब होगा इसमें शीर्ष पर है शिमला। याद रखिएगा, इस सूचकांक में देश के 56 शहरों को लिया गया और 77 सूचकांकों में इसको प्रगति को देखा गया। और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछ दिया जाए कि SDG शहरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया तो आपका जवाब होगा नीति आयोग। ठीक है, अगर हम ये बात आपसे कहें कि शिमला के बाद कौन है तो शिमला के बाद कोयम्बटूर सबसे शीर्ष पर है। अगर हम ये पूछें कि निचले स्थान पर कौन है तो सबसे निचले स्थान पर धनबाद है और नीचे से दूसरे स्थान पर मेरठ है। उत्तर प्रदेश लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी
ध्यान रखिए। और इसमें 4 कैटेगरी है, अचीवर, फ्रंट रनर, कलाकार और आकांक्षी। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 141 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ली समूह दुनिया का सबसे बड़ा है? तो आपका सही जवाब होगा काकेशियन। ये विश्व का सबसे बड़ा नस्ली समूह है। ठीक है, 142 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए 143, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत धारा नहीं है? ठीक है, तो अगर शीत धारा की बात करें तो इसमें शीत धारा कौन सी नहीं? अलास्का। जो अलास्का है ये गर्म धारा, वहीं कैलिफोर्निया की धारा, लेब्राडोर धारा, वेंगुएला की धारा, ये सब क्या है? शीत धारा है। ठीक है, इसके अलावा एक और पूछी जाती है हम्बोल्ट या पेरू की धारा। एक और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि कैनेरी की धारा, ये कैसी धारा है? ठीक है, ये भी कैसी है? ठंडी धारा है। ठीक है, तो इनको भी आप साथ में याद रखिएगा। और दक्षिणी हिंद सागर भी जो है ये भी ठंडी धारा है। ठीक है, अगला यानी 143 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 144 देख लीजिए, महासागर की लवणता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? तो याद रखिएगा कि महासागर की लवणता संघनन के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। 144 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 145 प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा महिलाओं के हिंसा के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है, कब ये मनाया जाने लगा? याद रखिएगा ये दिन मिराबल बहनों की याद में मनाया जाता है। अब ये मिराबल बहनें कौन है? ये डोमिनिकन गणराज्य में 3 राजनीतिक कार्यकर्ता थी और 1960 में राफेल ट्रेंजिग्लो जो तानाशाही था उसके दौरान इनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या नाम था उस तानाशाही का? राफेल ट्रुंजिलो। ठीक है, 145 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका 145 का सही जवाब हो जाएगा सी, 25 नवंबर। अगला देखिए, हाँ इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी 2021 की, तो आपका सही जवाब होगा ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, ऑरेंज शब्द का क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि जब महिलाओं और लड़कियों की हिंसा से मुक्ति होगी तो उनके उज्जवल भविष्य का वो प्रतिनिधित्व के तौर पर ऑरेंज शब्द का नाम रखा गया। तो थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। 145 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। 146 देखिए, काराकोरम में निम्नलिखित में से किस नदी को मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है आपकी श्योक नदी। ठीक है, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147 देखिए, कह रहा है कि लाल मिट्टी निम्न में से किसमें समृद्ध और संपन्न होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पोटाश। यानी 147 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 148वां प्रश्न देखें। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने उपन्यास हेल ऑफ अ बुक के लिए 2021 में राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेसन मोटो द्वारा। यानी जेसन मोटो द्वारा हेल ऑफ अ बुक के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है। 148 में ए आंसर हो जाएगा। 149 देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो आपका सही जवाब होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया। यानी कि 149 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 150 और आज के इस पार्ट का अंतिम और चौथे टेस्ट का अंतिम प्रश्न, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। अब अगर आपसे उत्तराखंड के एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दिया जाए, क्योंकि कई बार राज्य न देके एग्जैक्ट पूछता है, तो उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में एक रानीखेत जगह है जहां पर 2 एकड़ में ये भारत का पहला घास संरक्षिका है। इस याद रखिएगा, इसे जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र। ठीक है, यानी 150 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज ये 4 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई। करंट अफेयर्स की भी श्रृंखला साथ ही साथ चली रही है। ठीक है, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि अब परीक्षा के दौर का समय है, इसलिए पूरी तरीके से समर्पित भाव से आप लोग लगें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।